हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 30 मई 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, नोटिफिकेशन इज़ आउट। बहुत सारा आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, आरबीआई, पीएनबी, सारी जगह पे देखो एक चीज़ कॉमन मिलेगा आपको, वो है जनरल अवेयरनेस, राइट? करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स प्लेज ए मेजर रोल इन एनी एग्जामिनेशन, स्पेशली आरबीआई जो तो डोमिनेट करता है करंट अफेयर। So with this note, let me start with the first piece of news today, that is employment rate. तो देखो, इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है ना, वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से ही रिलीज़ होता है, ठीक है? तो ये जो डेटा है, ये डेटा अभी हमारे सामने आया है, क्वार्टर का डेटा। एवरी क्वार्टर दिस डेटा इज़ बीइंग रिलीज्ड। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि डेटा कौन रिलीज़ करता है, बिकॉज आई नो यू नो इट। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि दिस डेटा इज़ रिलीज्ड बाय हुम। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो वो मैंने कर दिया गायब। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन रिलीज़ करता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये कल पता चल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। जो न्यूज़ है वो क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6% फॉर मेन है एंड 9.2% फॉर वुमेन है। इसका सीधा सिंपल मतलब ये है कि अगर 100 मेन है तो उसमें से 6 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, 100 वुमेन है तो उसमें से 9.2% या 9 लोग क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। ये है इसका मीनिंग, ठीक है? तो पिछले साल के कंपैरिजन में ये 6.5 और 9.6 था, तो ये तो थोड़ा सा कम हुआ है। दिस शोज ए बेटर पोजीशन फ्रॉम व्हाट इट वाज प्रीवियस ईयर, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम चीज़ों को थोड़ा सा डीप में समझेंगे। बट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को समझते हैं। ये 6.8% हुआ है फ्रॉम 7.2%, मतलब ये डिक्लाइन हुआ है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आरबीआई का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ईएसआई आपका जो एक टॉपिक है सिलेबस में, एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए आपको इसको डीप में पढ़ना होगा। अपार्ट फ्रॉम एनी बैंकिंग एग्ज़ाम आप सिर्फ इतना जान लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब बैक टू बेसिक्स, हमें तो बेसिक समझना ही है पीएलएफएस का। तो देखो, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है ना, उसमें ये 4 डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन द लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयड पर्सनस, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? कितने लोग अनएम्प्लॉयड है लेबर फोर्स में। अभी तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, लेबर फोर्स का मतलब क्या है? ये तो सिंपल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ वेरी वेरी इजी कि कितने लोग काम नहीं कर रहे इकोनॉमी में। लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ लोग नहीं है, दिस इज़ ओनली पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है? लेबर फोर्स अकॉर्डिंग टू द करंट वीकली स्टेटस इज द नंबर ऑफ पर्सन आइदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड ऑन एन एवरेज इन ए वीक प्रिसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे, राइट? डेट ऑफ सर्वे वाला जो वीक है उसके पहले कितने एलिजिबल लोग आइदर एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड है, उसी हिसाब से ये लेबर फोर्स को डिटरमाइन किया जाता है। करंट वीकली स्टेटस का मतलब क्या होता है? ये वीकली डेटा होता है। मतलब देखो, ये पार्ट ऑफ दी डेफिनेशन है, बट एज सच ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट वीकली स्टेटस एकदम क्लियर एंड समझ में आता है। ए पर्सन इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड इफ ही शी डिड नॉट वर्क इवन फॉर 1 आवर ऑन ए डे ड्यूरिंग द वीक बट सॉट और वॉज अवेलेबल फॉर वर्क एटलीस्ट 1 डे ऑन एन एनी डे ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब मैं काम कर सकता हूँ, मैं काम करने के एज ग्रुप में हूँ, मैं अवेलेबल भी था पूरे वीक भर में, लेकिन मुझे काम नहीं मिला, तो करंट वीकली स्टेटस में मुझे अनएम्प्लॉयमेंट गिन लिया जाएगा। और क्योंकि मैं करंट वीकली स्टेटस में आता हूँ तो मैं लेबर फोर्स में भी आ जाऊँगा। तो अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे गिन लिया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट के गिनती में भी। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया। वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो का मतलब क्या है? वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। कितने लोग काम कर रहे हैं? अगर 100 में से 90 लोग काम कर रहे हैं तो मतलब 90%, और 10% क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड हो गया। लेकिन यहाँ पे 10% डायरेक्टली अनएम्प्लॉयड हम नहीं बोल सकते। रीज़न बीइंग, वो 10% में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बच्चे हैं, काम करने के एज ग्रुप में नहीं आते हैं, और 10% में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिटायर्ड हैं, जो अपना काम ख़त्म करके रिटायर कर गए हैं, 65 साल से ऊपर हो गए हैं। तो
वो सारे लोगों को छोड़ देने पे जो एलिजिबल लोग हैं वही अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं, राइट। एंड आई होप ये आपको समझ में आ गया है। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है GSLV F12। तो देखो इसरो ने मंडे को मतलब कल के दिन में एक सक्सेसफुल लॉन्च किया है जो रॉकेट का नाम है GSLV S12। कई बार ना इसरो से एक क्वेश्चन हर बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, बिकॉज साइंस एंड टेक में स्पेस साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो स्पेस साइंस से एक क्वेश्चन आ जाता है। सो इट्स GSLV F12, ये नाम आपको याद रखना होगा। NSV-01 वुड ऑगमेंट द कंट्रीज रीजनल नेविगेशन सिस्टम। ये जो सैटेलाइट है, ठीक है, नाविक सैटेलाइट, इसको लेके गया है जो कि रियल टाइम नेविगेशन एंड एक्यूरेट नेविगेशन कंपेयर टू GPS प्रोवाइड करेगा, राइट। आई होप ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे एट द एंड ऑफ 27.5 आवर काउंटडाउन। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये कहाँ से लॉन्च हुआ, ये चेन्नई से लॉन्च हुआ है। यूजुअली क्या होता है ना, श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है, बट दिस वाज लॉन्च फ्रॉम दी चेन्नई। तो आप बस ये GSLV F12 को याद रखना कि GSLV F12 रॉकेट से ये NSV-01 नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है बाय इसरो। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है सिविलियन टू स्पेस। तो चाइना बहुत जल्द अपना पहला सिविलियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने वाला है। तो देखो ये सिविलियन वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है। अब तक चाइना जितने भी एस्ट्रोनॉट को भेज चुका है वो चाइना का पीपल्स लिबरेशन आर्मी का पार्ट रहा है। सो दिस वुड बी द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द चाइनीज सिविलियन हु वुड ट्रैवल टू द स्पेस। तो देखो ये न्यूज़ जब आउट होगा तो ऑब्वियसली वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज एशिया पैसिफिक में चाइनीज़ न्यूज़ बहुत, सब न्यूज़ हमें नहीं जानना है, बट येस न्यूज़ ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तो हमें जानना ही है। विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये जिनको आप फोटो में देख रहे हो, ये टर्की के प्रेसिडेंट है। ये 5th टाइम एज ए प्रेसिडेंट 5th टाइम बन गए हैं, राइट। इनका नाम क्या है, रिसेप टैय्यप एर्डोगन। ये री इलेक्शन में जीत चुके हैं एंड दिस इज़ द 5th टाइम, राइट, ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। तो ये आपको याद करना होगा, राइट, इनका नाम। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है एवरग्रीनिंग। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं, इन्होंने एक स्पीच में कहा है कि बैंक जो ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स कर रही है ये सही नहीं है, राइट। ये मतलब बैंक गवर्नेंस के लिए सही नहीं है। तो गवर्नर का एकदम क्लियर कट ये बात था, सच प्रैक्टिस बैक द क्वेश्चन एज टू हुज इंटरेस्ट सच स्मार्ट मेथड सर्व। आई हैव मेंशन्ड दिस इंस्टेंस टू सेंसिटाइज ऑल ऑफ यू, कीप ए वॉच ऑन सच प्रैक्टिसेस। मतलब द RBI डजेंट वांट्स एवरग्रीनिंग ऑफ सच लोन्स। अब सवाल ये है कि एवरग्रीनिंग होता क्या है, बट ये किस प्रकार से सामने आया है, इस चीज़ को देख लो। 2016 में RBI ने क्या किया था, एक एसेट क्वालिटी रिव्यू किया था, AQR। एसेट क्वालिटी रिव्यू से RBI को ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोन्स हैं जो एक्चुअली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, लेकिन उन्हें नॉन परफॉर्मिंग ना करके उन्हें परफॉर्मिंग किया जा रहा है बैंक, एंड उसी टर्म को बोला जाता है एवरग्रीनिंग। क्या बोला जाता है, एवरग्रीनिंग। तो जब RBI ने उन सारे को क्या किया, NPA में डाल दिया, तो दैट हैज़ लेड टू द सर्ज इन बैड लोन्स, बट विच इज़ नॉट राइट, ठीक है। तो अभी के कंडीशन क्या है, ग्रॉस NPA 4.41% है और नेट NPA 1.16% है एज ऑफ December 22। जो सिचुएशन सही है देश में, एंड RBI ऐसा बोल रहा है कि आप ज़बरदस्ती एवरग्रीनिंग मत करो। तो इससे आपके मन में ये सवाल आया कि एवरग्रीनिंग का मतलब क्या है। तो देखो इन सिंपल टर्म्स, मुझे पता है आप ये PDF डाउनलोड करोगे, तो मैंने आपके लिए ना एक बढ़िया सा स्टोरी टाइप लिख दिया है। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्लीज़ आप उसको बाद में पढ़ो, मैं आपको समझाता हूँ। इसी स्टोरी को मैं लिख के समझाऊँगा। मान के चलो दिस इज़ मी, B मेरा नाम है, ठीक है। मैंने L, ये क्या है, बैंक है, मैं लिख देता हूँ। मैंने L से क्या लिया, लोन लिया, राइट। तो लोन लिया मतलब मुझे मंथ ऑन मंथ EMI पे करना पड़ेगा, बट एट ए टाइम आई एम नॉट एबल टू repay दी लोन टू L। तो मैं L के पास जाऊँगा, मैं बोलूँगा भाई मैं तो लोन पे नहीं कर सकता, मुझे और लोन की ज़रूरत है, क्योंकि देखो आई एम नॉट एन इंडिविजुअल हियर, लोन यूजुअली कॉर्पोरेट्स को होता है। तो मैंने जो लोन लिया ना, बिज़नेस के लिए लिया। तो अभी मैं बैंक को बोलता हूँ मुझे बिज़नेस करने के लिए और पैसे चाहिए, मुझे और पैसे दो। अब बैंक ये सोचता है कि इसे पैसे नहीं देंगे
तो ये बिज़नेस नहीं कर पाएगा तो हमारे पैसे रिटर्न नहीं आएंगे, तो इसे और पैसा दे देते हैं। अब क्योंकि RBI या जो भी रेगुलेटेड एंटिटी है, रेगुलेटेड बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी, उनके रूल्स के मुताबिक मैं इसको और लोन नहीं दे सकता, मतलब ये बैंक इसे मुझे और लोन नहीं दे सकता। तो बैंक क्या करेगा ना, इसका कोई सब्सिडरी B1, आइदर सब्सिडरी और यहाँ के कोई को फाउंडर जो यहाँ पे भी है, तो लोन अब B1 को मिलेगा। अब ये B1 क्या करेगा ना, B को ट्रांसफ़र कर देगा लोन अमाउंट। तो देखो फिर ये साइकिल चलता रहेगा। अब ये B को जो पैसा मिला, इस पैसे से ये लोन को रिपे किया, मतलब L से पैसा लेके L को ही रिटर्न किया गया। समझ में आया ना, ये लोन पहले से था, अब एक नया लोन बन गया, नया लोन इसको गया। तो देखो बैंक के एसेट बुक में अब ये लोन भी क्या हो गया, सर्विस हो गया। तो इसको NPA डिक्लेयर करेंगे क्या? एब्सोल्युटली नहीं, रूल्स के हिसाब से नहीं करेंगे। और ये लोन तो अभी अभी गया है, तो ये भी क्या है, NPA नहीं है। तो हुआ ना ये एक स्मार्ट मूव ये। लेकिन आप खुद सोच के देखो, क्या ये खतरा नहीं है इकोनॉमी के लिए? क्योंकि ये लोन आज नहीं तो कल गिरेगा, ये गिरा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी गिरेगा। बिकॉज ये जो लोन है ये सर्विस कब होगा, जब ये कंपनी B अपने बिजनेस से इनकम कर पाएगी। लेकिन ये कंपनी B तो अपना ही पुराना लोन पे नहीं कर पा रही है, ये इन्होंने फिर से लोन लिया। वेदर ऐसा मतलब इट इज़ नॉट ऑलवेज कि ये लोन से ये कंपनी नहीं कमा सकती, हो सकता है ये लोन मिलने के बाद कंपनी इज एबल टू रिवाइव इट्स बिजनेस, दैट इज़ फाइन, इसीलिए बैंक ने लोन दिया। एंड दैट्स होता भी है इन 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 मोस्ट ऑफ द केसेस। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता है, जो बन जाता है आगे जाके NPA। एंड एक NPA भी एक बड़े अमाउंट का बाहर आ गया, देन इट इज़ बैड फॉर दैट पर्टिकुलर बैंक एंड फॉर द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, राइट। तो ये साइकिल फिर कंटिन्यू रहता है, एंड दिस इज हाउ इट रिमेन्स फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट टू द बोरोवर्स, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड एवरग्रीनिंग ऑन लोन्स, जो कि एकदम सही बात नहीं है। बढ़ते आगे, आई होप ये आपको समझ में आया, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है SBI रेस्ड 750 मिलियन। तो SBI ने ये 750 मिलियन कहाँ से रेस किया है? देखो SBI ने ये 750 मिलियन अंडर इस $10 बिलियन ग्लोबल मीडियम नोट प्रोग्राम। आपको याद होगा, हमने 1-2 महीने पहले न्यूज़ देखा था जहाँ पे SBI ने बोला था कि दे आर गोइंग टू टेक डेट ऑफ $10 बिलियन, डेट उठाने वाले हैं। तो अब SBI ने 750 मिलियन, मतलब उसी डेट का, बड़े डेट का एक छोटा पार्ट उन्होंने रेस कर दिया है। कहाँ पे? INX ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट, जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में बेस्ड है। एंड ये बॉन्ड को इशू किया है SBI का लंदन ब्रांच, बिकॉज इट्स एन ऑफशोर प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है CAG। तो जो हमारे CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गिरीश मुर्मू, इनका री-इलेक्शन हो गया है एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो 2024 से 2027 तक WHO का जो एक्सटर्नल ऑडिटर कौन रहेगा? इट्स दी CAG, राइट। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, आपको याद रखना होगा। लेट्स मूव टू द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। आपको याद होगा कल मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस का आपको सवाल पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर जो कल के दिन में आसाम का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च करने वाले हैं, वो कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन को कनेक्ट करता है? तो ये गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन को कनेक्ट करेगा। तो ये है उसका आंसर, राइट। एवरी डे आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड आई विल सी वेदर यू आर एबल टू आंसर, और वो चीज़ मैं अगले दिन आपसे डिस्कस कर लूँगा। विद दिस we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential and all the best for all the exams that you're preparing, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.